हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इस चैप्टर के 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 6 लेक्चर तक हमने जो लास्ट लेक्चर 6 लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था और उस फॉर्मूले का यूज भी किया था और आपको मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में डिस्कस की थी। ये जो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है, 5 स्पेक्ट्रम श्रेणियां जो है वो है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, जैसे ये हायर एनर्जी लेवल हो गए और इससे इसमें आता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो लाइमन सीरीज बनती है फर्स्ट एनर्जी लेवल में आने पर। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि सेकंड एनर्जी लेवल में आता है हायर एनर्जी लेवल से, तो बामर बनती है। अगर थर्ड एनर्जी लेवल में आता है तो पाश्चन, और इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है तो ब्रैकेट, और फिफ्थ एनर्जी लेवल में किसी हायर एनर्जी लेवल से आता है तो फुंड। ऐसे 5 सीरीज आपके पास थी और ये जो फॉर्मूला हमारे पास था जिसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया था 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, इसका यूज करके हमने वेवलेंथ फाइंड आउट की थी। मैक्सिमम, मिनिमम, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। N1 की वैल्यू ईच सीरीज के लिए फिक्स होती है। जैसे लाइमन के लिए N1 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है और पाश्चन के लिए 3 होता है। N1 की वैल्यू बता रहा हूँ मैं ये। और ब्रैकेट के लिए 4 होता है और फुंड के लिए 5 होता है। तो ऐसे ये N1 फिक्स होता है। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है 1.1 इंटू 10⁷। जेड एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन एटम के लिए 1, हीलियम के लिए 2, हीलियम +1 अगर मान लो आयन आ जाता है, लिथियम +2 आयन आ जाता है तो उसके लिए 3 जेड की जगह। N2 आपके पास जो भी वो देता है, अगर फर्स्ट लाइन के लिए देता है तो जस्ट बाद वाला आ जाता है, N1 के जस्ट बाद। सेकंड लाइन के लिए देता है तो N1 के सेकंड वाली बात आएगी, यानी एक छोड़कर दूसरा लेना है। जैसे मान लीजिए बामर सीरीज में आप सेकंड लाइन के लिए बात करते हैं तो बामर के लिए N1 फिक्स हो गया 2। अब सेकंड लाइन की बात कर रहे हो तो थर्ड छोड़कर फोर्थ, N2 की जगह फोर्थ लेंगे। ऐसे मतलब ये न्यूमेरिकल हुए थे। और मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए भी मैंने आपको समझाया था कि अगर मिनिमम वेवलेंथ लेनी है तो N2 की जगह इन्फिनिटी लेना है, और मैक्सिमम वेवलेंथ लेनी है तो N2 की जगह जस्ट बाद वाला लेना है। जैसे लाइमन के लिए N2 की जगह 2, बामर के लिए N2 की जगह 3, और इस तरीके से मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी पाश्चन के लिए N2 की जगह 4। तो ये बातें सारी क्लियर हो चुकी थी। कंटिन्यू में आगे टॉपिक लेने से पहले हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जीज ऑफ एनर्जी लेवल्स in an atom is EA, EB, EC। ब्रैकेट में ये भी दिया है EA इज लेस देन EB लेस देन EC फॉर लेवल्स A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। उसने दिया बेटा कि किसी एटम में ABC लेवल्स के लिए एनर्जी है EA, EB, EC। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम C to B, B to A and C to A, wavelength of
of emitting radiations are lambda 1, lambda 2 and lambda 3 respectively, then prove that lambda 3 is equal to lambda 1, lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2। ये क्वेश्चन दिया है कि 3 एनर्जी लेवल्स की एनर्जी है ई ए ई बी ई सी, और ई ए इज लेस देन ई बी इज लेस देन ई सी, और वो बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन बी से ए में आता है, सी से बी में आता है तो लैम्डा 1 वेवलेंथ की रेडिएशन आती है, बी से ए में आता है तो लैम्डा 2 की, और सी से ए में आता है तो लैम्डा 3 की। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो इसके सॉल्यूशन में हम इसके थर्ड पोस्टुलेट की बात करेंगे। बोहर्स मॉडल्स में थर्ड पोस्टुलेट जो बताया था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, बोहर के परमाणु मॉडल के तीसरे अभिग्रहित थर्ड पोस्टुलेट में बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी लूज करता है या एनर्जी रिलीज करता है। अगर कोई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास था En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको हमने एच सी अपॉन लैम्डा लिखा था। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, ये तो इसका यूज करेंगे तो पहले सी से बी में, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी ई सी माइनस ई बी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन आएगी बी टू ए, तो ई बी माइनस ई ए इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 2, ये सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन सी टू ए ई सी माइनस ई ए इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 3, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है बेटा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, प्रूफ हमें ये करना है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ ले लेता हूँ इसे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर ईबी से ईबी कैंसिल होगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये मैं नोट कर लेता हूँ, चलो ई सी माइनस ई बी प्लस ई बी माइनस ई ए, ये तो एल एच एस में हो गया बेटा, और आर एच एस में एच सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 2। तो ये हमारे पास ई बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा ई सी माइनस ई ए और एच सी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर ये 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको मैंने नंबर 4 डाल दिया। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 और 4 की हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं तो ई सी माइनस ई ए की जगह ये एल एच एस में सब ऐसा ही है, एच सी की जगह एच सी है, लेकिन यहाँ तो है 1 अपॉन लैम्डा 3 और यहाँ है 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। ये क्वेश्चन इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है बेटा टोटल। ये हमारे पास केवल आपको कुछ नहीं लिखना, थर्ड और पोस्टुलेट का यूज करके इक्वेशन लिखनी है और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन से उसकी कंपैरिजन करनी है, अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारे पास आता है, वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है वो भी। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ एच एटम एक्साइटेड, क्वेश्चन है इफ एच एटम excited
excited by a radiation of wavelength 975 angstrom from ground state, then find out number of spectral lines in spectrum find out minimum wavelength, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आपके पास है बेटा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम में जो मूल अवस्था है उस मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को 975 एंगस्ट्रॉम की विकिरण डाल के, यानी मूल अवस्था में फंडामेंटल स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, उस पर हमने रेडिएशन इंसिडेंट किए। कौन से रेडिएशन इंसिडेंट किए, कौन से विकिरण आपतित किए? 975 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले। और ये विकिरण जब हमने आपतित किए तो उसके बाद आपको ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, मतलब कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी, और फिर उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो इससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। किससे? जो हमने विकिरण डाला है, जो रेडिएशन डाला है, तो उससे जो एनर्जी हमारे पास, जो हमने आपतित की एनर्जी यानी इंसिडेंट की, वो गई hc/λ। ये हमने वैल्यू यहाँ पर, और जब इसको सोल्व कर रहे हैं 6.62 × 10⁻34 3 × 10⁸ अपॉन 975 × 10⁻10। जब इसे सोल्व कर रहे हैं बेटा, तो सोल्व करने पर ये हमारे पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इसे पूरा सोल्व करें, इसको, ये तो जूल में आएगी पहले तो, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 का डिवीजन देते हैं। उस बेस पर यह 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब हमारे पास, जबकि वाइल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, जबकि मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास ऑलरेडी उसके पास एनर्जी थी, और इतनी एनर्जी हमने डाल दी। तो अब जो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी आएगी, एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा, वो आएगी बेटा -13.6 प्लस 12.75। तो ये हो गई हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास एनर्जी आ गई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारे पास नंबर आएगा कि किस एनर्जी लेवल में वो गया है, तो उसके लिए हम यहाँ नाउ फ्रॉम E1/En इक्वल टू n², ये हमारे पास एक फॉर्मूला बेटा नंबर निकालने का। E1/En, इसका यूज करेंगे तो E1 हमारे पास थी -13.6, और ये -0.85,
इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सोल्व करने पर एन स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 16, यानी कि एन इज इक्वल टू आता है 4। तो यहां से यहां तक आपने केवल ये कैलकुलेट किया है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी देते हो तो उस एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पर जाता है, फोर्थ लेवल पर जाता है। ये बात यहां तक आ गई, क्लियर। अब आपको फोर्थ लेवल से जब वो आएगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो निकलेगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला बेटा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगी 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2। कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ रही है 6। 4 3 या 12 अपॉन 2 6, यानी हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी बेटा, 6। और वो कैसे आएगी, जो आप लेवल डायग्राम से भी समझ लीजिए, एनर्जी लेवल डायग्राम से। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हमने जो रेडिएशन डाले उसकी वेवलेंथ हमें दी थी, एनर्जी नहीं दी थी, उसकी एनर्जी निकाल ली। अगर डायरेक्ट हमें कहता है कि हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी देता तो एच न्यू नोट करते, एच न्यू से निकाल लेते हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ये होती है और इतनी एनर्जी हमने दे दी, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, तो एनर्जी का डिफरेंस आया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से वहां जा पहुंचा, उस एनर्जी लेवल में पहुंच गया जिस एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी, जिस ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब ये हमारे पास आ गई तो हमने उस एनर्जी लेवल का नंबर निकालना हमें कि कौन से एनर्जी लेवल में गया। तो उसके लिए E1 अपॉन EN इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। हम एनर्जी हमें पता होनी चाहिए दोनों, तो नंबर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सोल्व करने पर n इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब ये निकला कि आपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जो ये 975 एंगस्ट्रम वेवलेंथ डाली थी, इंसिडेंट की थी, उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, फोर्थ एनर्जी लेवल में पहुँच गया। अब फोर्थ एनर्जी लेवल में गया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का भी ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इसका यूज हमने करके देखा तो 6 हमारे पास ये आ गई बेटा। अब इसमें ये 6 एनर्जी लेवल्स कैसे आई, ये 6 लाइंस कैसे आएगी, जिसको आप लेवल डायग्राम से, एनर्जी लेवल डायग्राम से समझ लो। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल। n इक्वल टू 1 2 3 4। अब 6 लाइन कैसे आ सकती है, देखो फोर्थ से वो डायरेक्ट 1 में आए, फोर्थ से वो 2 में 3, इसमें 2 में आए, और फोर्थ से 3 में आए। 3 लाइन तो ये बन गई। फिर 3 से 1 में आए और 3 से 2 में आए, 2 लाइन ये बन गई, और 2 से 1 में आए, 3 लाइन ये, 1 लाइन ये बन गई। तो इस तरीके से 6 लाइन आपके सामने नजर आ रही है। n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1, 4 से 2, 4 से 3, और 3 से 1, 3 से 2, और 2 से 1। अब आपसे पूछा हमने इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ। अब मैक्सिमम वेवलेंथ जो आएगी यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए EHC अपॉन EN2 माइनस EN1, EN2 माइनस EN1। अब एनर्जी का डिफरेंस जितना क्या होगा, कम होगा, उतना ही आपके पास यहाँ पर ये मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। अब यहाँ एनर्जी का डिफरेंस यदि अपन देखें तो यहाँ एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको मालूम है यहाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का जो मिनिमम डिफरेंस है वो यहाँ इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ हमारे पास Hc अपॉन E4 माइनस E3 आ जाएगा, E4 माइनस E3। ये लैम्डा मैक्सिमम के लिए है।
और मिनिमम के लिए निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यानी इससे इसमें आएगा तो वो मिनिमम आ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। एच की वैल्यू रख देंगे 6.62 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10⁸, और En2 माइनस ये E4 की वैल्यू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ कॉमन मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻19 से, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रही है 18,800 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इसमें सोल्व किया। ये आप कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जैसे क्वेश्चंस और भी बन जाते हैं बनने को, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ये आपको इसमें एक क्वेश्चन और इसका सोल्व करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन सी मेन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिया है उसने क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही बना रखा है। यहाँ पर एनर्जी दे रखी है E4E/3 और 2E, ये एनर्जी दे रखी है। वो बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम 2E टू E, तो वह लैम्डा वेवलेंथ की फोटोन एमिट करता है, तो 4E/3 से E में कितनी वेवलेंथ आएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम 2E टू E, it emits radiation of wavelength लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन when it transit from 4E/3 to E। मतलब वो दे रहा है कि 2E से E में आता है तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होती है। तो अगर वो 4E/3 से E में आए तो कितनी तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी सॉल्यूशन है, आपको भी बताया था। En2 माइनस En1 इज इक्वल टू h न्यू, और En2 माइनस En1 इज इक्वल टू hc/λ। इस फॉर्मूले का यूज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इन फर्स्ट कंडीशन जो उसने दी है बेटा, 2E माइनस E इक्वल टू hc/λ, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन सेकंड कंडीशन हमें जो कैलकुलेट करनी है उसमें हमारे पास हो जाएगा 4E/3 माइनस E इज इक्वल टू hc/λ डैश, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऊपर आया E/E/3, यहाँ पर E, यहाँ E/3, और ये HC से HC कैंसिल होगा, है ना, और ये लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा आ जाएगा। डिवाइड किया मैंने, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया है। इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया है,
जब ये कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास ये 3 इजिकल टू लेमडा डैश अपॉन लेमडा आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया लेमडा डैश इजिकल टू 3 लेमडा। यानी जो वेवलेंथ आपके पास आई है वो कितनी आ जाएगी बेटा, लेमडा डैश 3 लेमडा के इक्वल आ जाएगी। यानी आप जो विकिरण उत्सर्जित होगा उसकी वेवलेंथ कितनी कंसीडर करेंगे, 3 लेमडा। थैंक्स फॉर टुडे।